गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज है 15 अगस्त, जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग आज जो है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं, जो हिस्ट्री का आरंभिक नगर है, जिसका नाम है आरंभिक नगर, जो 6th क्लास की NCERT बुक की हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 है। जिसमें से हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, मेहरगढ़ के बारे में, कालीबंगा, फ्रेंस क्या है, बहुमूल्य पत्थर क्या है, और ख़ास बात जो है धोलावीरा ये क्या है, तांबा कांसा, इन इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आरंभिक नगर कैसे बसे, आरंभिक लोग कैसे काम करते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे। इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे क्वेश्चन सीटेट हर एक बार पूछती है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला नंबर टॉपिक क्या है कि हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा की कहानी में क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम पर जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। जो 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तब इनको हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो ये हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? अभी पाकिस्तान में स्थित है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें जो है पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इन स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गई है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। तो इन शहरों का जो निर्माण है, इस लाइन को याद रखना है कि हड़प्पा जो शहर का जो निर्माण था लगभग 4700 साल पहले हुआ था। और यह कहाँ है अभी? तो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद देखते हैं आगे। आगे क्या है कि इन नगरों की क्या विशेषता थी। तो इनकी कुछ विशेषताएं भी थी, तो देखते हैं इनको। इन नगरों में से 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था। यह नगर जो है 2 या 2 हिस्सों में से ज़्यादा से विभाजित था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिमी भाग था ऊंचाई पर बना था, मगर छोटा था। और पूर्वी हिस्सा जो है बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगरदूत का, जो ऊंचाई में था और छोटा था, उसको क्या कहा गया? नगरदूत। तो इसको याद रखना है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी और पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत बने रहे। कुछ नगरों के नगरदूत में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनवाया गया था। तो मोहनजोदड़ो में एक खास तरह का तालाब है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। जो महान स्नानघर कहाँ स्थित है, सीटेट पूछेगी तो आप लोग को बताना है मोहनजोदड़ो में। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो पानी का जो रिसाव रोकने के लिए किसका परत चढ़ाया गया था? तो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो क्वेश्चन करिए सीटेट कि जो मोहनजोदड़ो के तालाब में पानी भरने के लिए कहाँ से पानी लिया जाता था? तो कुएं से निकाला जाता था पानी को। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। उसके बाद है कालीबंगा और लोथल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो पूछेगा सीटेट की अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। इन सारी चीज़ों को बार बार देखना है, क्योंकि सीटेट कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों को जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल है। तो यह है तालाब, जिसमें एक से सीढ़ी बनाई गई है और इधर से भी सीढ़ी बनाई गई है। और इसमें जो पानी भरा जाता था वो कुएं से भरा जाता था। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद भवन, नाले और सड़कें। यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कें कैसे थे, तो हम लोग पढ़ते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जो नाले थे तो उनको क्या सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो ये
इन लोग कितना विकसित था कि लोग पानी को पार करने के लिए, बहाव के लिए उसको ढलान में भी बनाया जाता था कि पानी आसानी से पार कर सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो देख सकते हैं लोग कितना विकसित था। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता में थी, नगरीय जीवन कैसी थी, तो देखते हैं इसको। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शायद लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखे हुए थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखे होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियाँ। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं। तो ये जो है फ़ोटो जो दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये फ़ोटो क्या बताया गया है, देखिए आप लोग। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक बड़ी सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, और बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर भी रखी गई है। तो ये देखिए मोहरे जो है, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं आप लोग। इसको देख के आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, याद रहेगा एग्जाम हॉल में। जैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आप लोग का एग्जाम हॉल में दिमाग में एक फ़ोटो छपेगा और क्वेश्चन सटाक से हो जाएगा सॉल्व। इस तरह आप लोग सीटेड हो जाइएगा, क्वालिफाई। तो देखते हैं नगर और नए शिल्प। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई थी। पुरातत्व को चीज़ें वहाँ मिलती हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। तो मनके, बाट और फलक क्या क्या है, तो देखिए इसे पढ़ते हैं। ये जो है, यह है बाट अक्सर मतलब माप तोल के लिए, जैसे हम लोग अभी केजी का उपयोग करते हैं, 1 किलो 2 किलो, तो उस समय ये जो बाट है उस समय इसका यूज होता था। देखिए ऊपर के बाट को देखिए कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चंट पत्थर से बनाया जाता है। तो बाट किस पत्थर से बनता था, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, चंट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। और ये सब है मनके, ये सब मनके हैं जिसे हार बनाया जाता था, गहना स्त्रियाँ पहनती थी, उस टाइम तो पुरुष भी पहनते थे। इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि इनमें से कई कॉर्नेलियस पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला तैयार किया जाए। देखिए ये सब क्या है, कॉर्नेलियस पत्थरों से बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये बेसिकली यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ का मोहर बनाते थे, पत्थर का मोहर बनाते थे। और ये पत्थर का मोहर जो था किस आकार का होता था, तो आयताकार होता था। और इन मोहरों में इस मोहरों में किसका चित्र बना हुआ रहता था, जानवरों का चित्र बना हुआ रहता था। और ये लोग जो है काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो लाल मिट्टी के बर्तन में काले रंग का डिजाइन करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। उसमें से है ये इम्पोर्टेंट, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेयन से बनी तकलियाँ शुद्ध कताई का संकेत देती है। तो मेहरगढ़ में जो है कपास की खेती शुरू हो गई थी। तो कब हुई थी, तो 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी का एक फूलदान का ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपकी हुई मिली है। पक्की मिट्टी तथा फ्रेयन से बनी तकलियाँ शुद्ध कटाई का भी संकेत मिलता है। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से। ये सारे VVI इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद करना है और इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। ये सब चीज़ें जो सीटेट में बार बार इन सब चीज़ों से क्वेश्चन किया जाता है। उसके बाद इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था।
विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या मोहरों पर पच्चीकारी करना। तो इन्हें आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। तो आप लोग एक चित्र देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है, इसमें से देखिए ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, इसमें दाढ़ी को भी दर्शाया गया है और इसके चादर को देखिए, इसमें डिज़ाइन किया हुआ है, कितना अच्छा से बनाया गया है इस चीज़ को देखिए आप लोग। तो ये जो मूर्ति है, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग फ्रियोन्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रियोन्स को कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। तो फ्रियोन्स को कैसे बनाया जाता था? तो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत का रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फ्रियोन से चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फ्रियोन से क्या बनाया जाता था? चूड़ी बनाया जाता था, बाला बनाया जाता था और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो कृत्रिम रूप से कैसे तैयार किया जाता था? स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद इसमें जो नीले रंग का प्रायः हल्के समुद्री नीले रंग को या हरे रंग को चढ़ाया जाता था। तो ये फ्रियोन्स भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखिए कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज में क्या है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहा जाता है, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो इनको याद रखना है। उसके बाद देखिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे का आयात जो है हड़प्पा वासी कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इस इतने से छोटे से टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए कि हड़प्पा लोग जो थे राजस्थान से किसका ही करते थे, उपयोग करते थे? तांबे का। तांबे कहाँ से लाया करते थे ये लोग? तो राजस्थान से लाया करते थे। उसके बाद ओमान से भी तांबे का आयात का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन को मिलाया जाता है और यह टिन जो था तो ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था। सोने का आयात जो था कर्नाटक से होता था और बहुमूल्य पत्थर जो था उसका आयात कहाँ से किया जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। तो इसको अच्छे से पढ़ना है और इसका जो है ना शॉर्ट्स नोट बनाना है। जो एग्ज़ाम से पहले आप लोग इस चैप्टर को पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग इसका शॉर्ट्स नोट तैयार कीजिएगा पॉइंट वाइज और उसको एग्ज़ाम से पहले देखिएगा, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देखते हैं नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारावाई ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। एक नई बात थी हल का प्रयोग करना। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। उसके बाद है हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होता था, लेकिन सूखे के महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो हल का भी साक्ष्य मिला है हड़प्पा में। तो हल का साक्ष्य में जो प्रयोग करते थे वो लकड़ी का बना होता था, तो उसमें जो उसको कीड़े खा लिए होंगे, सड़ गल गया होगा, मगर खिलौने जो बनते थे मिट्टी के बनते थे वो मिला है, जो बच्चे इससे खेलते थे। उसके बाद गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, इसको भी पढ़ना है। कच्छ के इलाके में
खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर 3 भागों में बट गया था। तो धोलावीरा की एक खासियत है कि धोलावीरा जो था 3 भागों में बटा गया था और जो बाकी सब नगर थे उनके मुख्यतः 2 भाग थे और ये जो धोलावीरा है इसके 3 भाग हैं। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। उसके बाद देखते हैं गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगर में एक भंडार गृह भी था। इन भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने वाली जो छाप है उनको मुद्रांकन या मोहरबंदी कहते हैं, ये सब भी मिले हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अर्ध बने मनके से बनने वाले उपकरण भी तैयार करके यहाँ मिलते थे। उसके बाद है मुद्रा क्या है? मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या है तो इसको पढ़ते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। तो यह मोहरबंदी क्यों करते थे? ताकि चीज़ों की पहचान कर सके, याद रह सके। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। उसके बाद देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। जो ये सभ्यता जो अंत हुआ, कैसे हुआ इसका अंत? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट खाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ था। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग यह जो 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, इनके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो यही है बेसिकली। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदी जो सूख गया था, कुछ विद्वान कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था, कुछ विद्वान कहते हैं कि बाढ़ आ गया था। तो इन सारी चीज़ों से देखा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो यही था इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये सब है क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को बनाना है, क्योंकि सीटेट इससे भी क्वेश्चन करती है। देखिए, तो उपयोगी शब्द क्या है इसमें? नगर दूत, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, ये सब जो है उपयोगी शब्द हैं। तो इनमें से हम लोग क्या क्या आज पढ़े उसको रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें से हम लोग क्या क्या पढ़े। ये सब तिथियां है जो इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले। तो इनको भी याद रखना है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या पढ़े? हड़प्पा के बारे में पढ़े। तो हड़प्पा में क्या बताया गया है कि हड़प्पा जो है अभी आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान में अभी स्थित है। उसके बाद जो है हड़प्पा के जो लोग हैं वो नगरी लोग थे, और हड़प्पा का जो खोज है, इसको जो खोजा है तो दयाराम साहनी जी ने खोजा है। इसको याद रखना कि हड़प्पा की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता में नगर दूत मिला है, और ये कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद यहाँ मोहनजोदाड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे है, और यहाँ पे एक विशाल जो स्नानागार मिला है,
और दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और इसके जो तालाब को बनाया गया था तो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो और इसमें जो तालाब को भरा जाता था तो विशेष अवसरों पर भरा जाता था और फिर इसको बाद में खाली कर दिया जाता था। और जो इसको भरा जाता था तो कुएं से निकाल कर जो पानी से भरा जाता था। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़े जो मैं आप लोग को शॉर्ट्स नोट के रूप में अवेलेबल करवा दूँगी, आप लोग इसको बाद में देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में आप लोग अपना डाउट भी पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो। और तो यहीं तक हम लोग अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।